नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं अतुलजीत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं। मोदी जी जो अभी तक कुछ दूरी बनाए हुए थे, फाइनली वो महाराष्ट्र के इलेक्शन में सक्रिय हो गए हैं। चुनाव प्रचार का उन्होंने ऑफिशियली शुरुआत कर दिया है। नासिक और धुले में उनकी रैली हुई, बहुत सारी बातें हुई। जिस तरीके से वो कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी पर हमले करते हैं उसी अंदाज में वो फिर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीच में जब हरियाणा और उसमें जब हरियाणा वगैरह में इलेक्शंस हो रहे थे तो उस समय उनका कॉन्फिडेंस कुछ हिला हुआ था, लेकिन ये कॉन्फिडेंस फिर से लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना अहम है मोदी जी का ये कॉन्फिडेंस महाराष्ट्र के इलेक्शन के हिसाब से? साथ में जो वो आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो परिवारवाद का आरोप हो, चाहे वो बाला साहब ठाकरे के लेकर के कह रहे हैं कांग्रेस से कि जो है शिवसेना से उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से कि जरा कांग्रेस के किसी नेता से बाला साहब की तारीफ करा करके दिखाइए अगर हिम्मत है तो। कितना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें महाराष्ट्र के लिहाज से? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो सांप्रदायिकता और जाति आधार पर वोट बैंक कलेक्ट करने की एक जीती जागती मिसाल है। एक मशीनरी है जो 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है। वो जाति आधार पर बात करती है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश की 4 ही जातियां हैं, किसान है, महिला है, युवा है, गरीब है। अब सडनली कल उनकी नासिक रैली में आपने देखा किस तरीके से उन्होंने सारी ओबीसी जातियों का टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए जिक्र कर दिया और ये भी कह दिया कि ये सब जातियों को, चाहे वो ओबीसी की जातियां हो या एससी एसटी की जातियां हो, सब एक दूसरे से लड़वाई जाती है। कांग्रेस और कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, वो जातियों को जातियों के खिलाफ लड़ाती हैं। वो बी आर अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करती हैं। तो इस तरीके की जब वो बातें करते हैं तो जाहिर तौर पर वो अपनी उपलब्धियों को गिनाने से ज्यादा कांग्रेस की कमियां गिनाते हैं। अब उन्होंने एक बात और इंपॉर्टेंट कही थी कि महाराष्ट्र में सावरकर को कांग्रेस ने गाली दी। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा राहुल गांधी का या नाना पटोले का या उनकी पार्टी के किसी प्रवक्ता का ऐसा कोई बयान हो जिसमें सावरकर को गाली दी गई। एक नॉन इशू को इशू बनाना कोई मोदी जी से सीखे। अच्छा, अब कांग्रेसी नेताओं से बाल ठाकरे की प्रशंसा करके दिखवाइए। भाई बाल ठाकरे के जो पार्टी है शिवसेना, उद्धव ठाकरे उनके बेटे हैं, वो गठबंधन में शरद पवार के साथ और कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि बाला साहब ठाकरे की जो आगे जो उनकी लेगेसी है वो कौन कैरी कर रहा है? उद्धव ठाकरे कैरी कर रहे हैं, उसके बाद आदित्य ठाकरे कैरी कर रहे हैं। अब ये शिवसेना शिंदे गुट में एकनाथ शिंदे को उनका वारिस बताते हैं। पहले तो उनकी पार्टी के 2 फाड़ कर दिए, फिर उनको वारिस बताते हैं। पीएम साहब जो एमबीए के दल हो, कांग्रेस हो या शरद पवार का गुट हो, कभी बाला साहब ठाकरे की बुराई तो करता हुआ दिखता नहीं है। कभी ऐसा तो नहीं है कि उनकी किसी विचारधारा पर उन्होंने अटैक किया हो। फिर इस बात का क्या मतलब बनता है? मैं बता रहा हूँ, वीर सावरकर से लेके बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा का जो उन्होंने सवाल उठाया, उस सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता है। कांग्रेस नेताओं के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा में एक शब्द नहीं निकलता है। ये बात उन्होंने कहां से पकड़ी? ये बात कोई इशू है ही नहीं है, नॉन इशू है। अच्छा, फिर अपने 50 मिनट के भाषण में धुले में उन्होंने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। भाई कौन एक रहेगा तो सेफ रहेगा और कौन अलग रहेगा तो उसको काटा जाएगा? तो एक रहेंगे सेफ रहेंगे नारा क्या है? मतलब इसका क्या मतलब? पहले धर्म के नाम पर, उसके बाद जाति के नाम पर। अच्छा, फिर आप कहते हैं देश के बंटवारा जो हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी शामिल हुई। अरे देश का बंटवारा हुआ, रेड क्लिफ लाइन किसने खींची? अंग्रेजों ने खींची। देश की आजादी के परवाने कौन थे? हिंदुस्तान के भी थे और जो पाकिस्तान चले गए वो भी थे। भाई एक महाद्वीप की लड़ाई जो थी वो ब्रिटिश साम्राज्य के साथ थी। तो देश का बांटने का काम कैसे कांग्रेस पार्टी ने किया, ये भी सवाल खड़ा हो जाता है। एमवीए ने पहली सरकार जनता को लूटा। हम जनता को भगवान मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वो 2.5 साल के शासन को महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के कहते हैं कि धोखे से बनी सरकार थी। धोखे से कैसे बनी? आपके सहयोगी दल था। 2.5 साल बाद जब आपका ट्रांसफर ऑफ पावर का दिक्कत आया तो आपने उस पार्टी के दो फाड़ कर दिए। उन्होंने कहा पहले सरकार ने लूटा फिर जनता ने लूटा। क्या आप सहयोगी नहीं थे उस टाइम उद्धव शिवसेना की, जब शिवसेना एक ही थी? तो इसका मतलब है कि 2.5 सेना लूट में आपका भी हाथ है। और जब लूट में आपको माल नहीं मिला तो आपने उसकी सरकार गिरा दी। और किस तरीके से गिराई? असंवैधानिक तरीके से गिराई, जिसका सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सरकार चुनी गई है, ये स्पीकर का रोल सही नहीं है, ये असंवैधानिक तरीके से चुनी गई है। उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। तो इस तरीके की बहुत सी बातें प्रधानमंत्री मोदी करते हैं जिसमें वो साफ सफाई नहीं देते, लाख लपेट लेकर सिर्फ कांग्रेस को और कांग्रेस के सहयोगी दलों को टारगेट करते हैं और खुद को ये कहते हैं कि हम तो देखिए विकास पुरुष हैं, हम विकास का काम कर रहे हैं। हालांकि 8 नवंबर वो भी दिन है जब देश में नोटबंदी हुई थी।
आपने देखा था किस तरीके से देश की माताएं, बहनें, युवा, बेरोजगार, किसान सब लाइनों में लग गए थे, क्योंकि पैसा 500 और 1000 रुपए का नोट जो था, आपने आपने उसको लीगल टेंडर अघोषित कर दिया। किसी से चर्चा नहीं की, किसी से वार्ता नहीं की। फिर आपने कहा काला धन नहीं मिलेगा, तो जिस चौराहे पे कहेंगे खड़ा मिलूंगा। आज वो किस चौराहे पे खड़े हैं? देश में उस समय पे मुझे याद है जब कैलिब्रेशन हुई थी, 12.5 या 13 लाख करोड़ रुपए कैश जमा हुआ था। आज की डेट में अगर आप आरबीआई का आंकड़ा लें तो जो कैश इन हैंड है वो 36 लाख करोड़ पहुंच चुका है। मतलब 3 गुना कैश हो गया हाथ में लोगों के। अब काला धन किसके पास है? अब टेररिस्ट फंडिंग नहीं हो रही क्या? अब मोदी जी चुप क्यों है? अब क्या वो 2000 का नोट और 500 का नोट वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा? तो ये सवाल मोदी जी से पूछे जाने चाहिए, जिसका जवाब मोदी जी के पास नहीं है। एक चीज और है सर, मोदी जी ठीक है, बाला साहब ठाकरे को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बात कह दी, चैलेंज कर दिया, वो सब ठीक है। विपक्ष अभी जो एमवीए के दल हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि भाई उनमें से अभी तक कम से कम मैंने तो किसी जनसभा, किसी रैली में नहीं सुना कि बाला साहब ठाकरे की किसी नीति पर कोई सवाल उठाता हुआ दिख रहा है। रही बात सावरकर की, तो सावरकर के मुद्दे पर अक्सर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का आरोप राहुल गांधी पर लगाती रही है। सर एक और चीज है, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से मोदी जी गए, उन्होंने कांग्रेस की सरकार से लेकर के और दूसरी सरकारों का जिक्र किया, औद्योगिक बातचीत जिस तरीके से रही, वो पूर्व की सरकार पर उन्होंने आरोप तो लगा दिया, लेकिन वर्तमान में किस तरीके से एक एक करके उद्योग जो है वो गुजरात की तरफ शिफ्ट किए जा रहे हैं, जिसको आदित्य ठाकरे ने अपनी जनसभा में उठाया भी, उस पर मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या भाजपा के हिसाब से ये मुद्दे नहीं है, या भाजपा इस पर ना बोल करके इस मुद्दे को दबाए रखना चाहती है? विपक्ष इसको उठाने में कामयाब हो जाएगा, उसका कुछ फायदा उठा पाएगा? देखिए, जो इन्वेस्टमेंट की बात है, चाहे वो टाटा एयरबस की डील हो, जो स्ट्राइक तो हुई थी महाराष्ट्र में, मुंबई में हेड ऑफिस, क्योंकि टाटा एयरबस का मुंबई में था, एयरबस को जो टायर ज्वाइंट वेंचर हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ। उम्मीद ये थी कि ये जो है प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र में लगेगा, नागपुर में लगेगा, क्योंकि नागपुर में ऑलरेडी एविएशन का एक सेंटर बना हुआ है, और वहां पे कार्गो प्लेन्स को लैंड कराने का और वहां से बाहर निर्यात आयात के लिए इस्तेमाल करने के लिए कार्गो में एक सेंटर बनाया गया। वहां पे एक एयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोला गया, कॉलेज भी खोला गया, और ये माना जा रहा था कि नागपुर जो है वो एविएशन का एक हब बनेगा। आपने क्या किया, उस एविएशन हब को जो है नागपुर में, आप ही की आरएसएस का हेड ऑफिस भी है, आपने नागपुर की जगह उसको आप अहमदाबाद में ले गए। आपने स्पेन के राष्ट्रपति को वहां पे शोभा यात्रा में अपने साथ रख के अहमदाबाद में दिखाने की कोशिश की, देखिए मैं महाराष्ट्र से ये ले आया हूँ। उससे पहले आपको याद होगा वेदांता फॉक्सकॉन की जो डील थी वो भी इस तरीके से हुई कि डील तो महाराष्ट्र में स्ट्राइक हुई, प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लगना था, और क्योंकि उसमें सरकार का निवेश ज्यादा था, मतलब 80% निवेश सरकार का था और 20% निवेश जो था वो फॉक्सकॉन का था, चिप मैन्युफैक्चरिंग का। वो भी आप गुजरात में ले गए, क्योंकि अगर सरकारी पैसा लगेगा तो मोदी जी डिसाइड करेंगे कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ लगता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो 7.5 लाख करोड़ के 7.5 लाख करोड़ के पिछले 10 साल में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो महाराष्ट्र से गुजरात लेके जाएगा, उसका एक पूरा फेरिस्त है। तो महाराष्ट्र, और ये महाराष्ट्र इलेक्शन के समय हो रहा था जब स्पेन के राष्ट्रपति आए थे, तो मोदी जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। महाराष्ट्र और गुजरात में अहमदाबाद से मुंबई वो बुलेट ट्रेन भी निकाल देते हैं, हालांकि उसके भी प्लेटफॉर्म के जो पिलर्स हैं वो गिर जाते हैं। अभी तक वो जो बुलेट ट्रेन उन्होंने 2015 में कहा था कि लॉन्च होगी, 2024 आ गया, अभी तक वो लॉन्च नहीं। 10 साल से वो बुलेट ट्रेन कहाँ है वो कोई नहीं जानता है। अब बात यह है कि भाजपा अभी सीएम पर फैसला करने से चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर घबरा रही है। देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है वो बिल्कुल आगे नहीं कर रही है। एक हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, पर वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। शिंदे को आपने क्या किया, शिंदे की आपने सीटें कम कर दी। भारतीय जनता पार्टी 2019 के मुकाबले कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है ये देखना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 164 सीटों पर चुनाव में प्रत्याशी उतारे थे। वहां उस समय शिवसेना शिंदे ने 80 और एनसीपी अजीत ने 53 के लिए पार्टी में बगावत के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। पिछले चुनाव में शिवसेना जो विभाजित नहीं हुई थी और एनसीपी जो विभाजित नहीं हुई थी 124 सीटों पर लड़ी थी। ठीक है, उसके अलावा मायावती ने 5 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी थी। अब महाराष्ट्र में 288 सीटों के फेज में जो चुनाव है वो बीजेपी ने 148 सीटें ले ली हैं अपने लिए। शिंदे गुट ने 80 और अजीत गुट ने 53 उम्मीदवार उतारे हैं। अब 80 उम्मीदवारों की जो एकनाथ शिंदे गुट है, मान लीजिए वो 50 सीटें भी जीत के आ जाती और भारतीय जनता पार्टी के 60 सीटें अगर जीत के आ जाती, और मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इस नौबत पे आती है कि वो सरकार बनाए, तो क्या वो एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने को
अलाउ करेगी? नहीं करेगी। देवेंद्र फडणवीस को सपोर्ट करेगी? ये उस पर डिपेंड करेगा कि देवेंद्र फडणवीस के साथ कितने लोग खड़े हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। महायुति को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की जरूरत है, पर वो उसको फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। अगर जैसे ही वो अपना मुख्यमंत्री घोषित कर देगी, जैसे कि उसने अपना मैनिफेस्टो डिस्कस किया है, एकनाथ शिंदे जो है खेला कर देंगे। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट, आपको याद होगा अजीत पवार जी ने जो ये बांटोगे तो कटोगे का नारा जो योगी आदित्यनाथ लेके आए थे, और उसके बाद उसकी तजवीज दत्तात्रेय होसबोले ने की थी, अजीत पवार ने उसकी कड़ी निंदा की है। उसने कहा कि जो ये उत्तर में बटोगे कटोगे, जैसे बिहार या हिंदी प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, यहाँ तो आपका ये नारा चल सकता है, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में समावेशी राजनीति का ही आपको सहारा लेना पड़ेगा। जी, ये वो एक्टिविटीज है, इन पर तो बात लगातार हो ही रही है। मैं उद्योगों का सवाल कर रहा था, उद्योगों को जिस तरीके से शिफ्ट किया, आपने एक आंकड़ा बताया, लेकिन इस पर क्या विपक्ष उतना आक्रामक हो पा रहा है जितना होना चाहिए? क्योंकि ये तो सीधे महाराष्ट्र की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था, भाजपा तो इसको उठाएगी नहीं, जाहिर सी बात है। और जिस तरीके से चाहे वो किसानों का कर्ज की बात हो, कारपोरेट के कर्ज की बात हो, भाई किसान 1000-2000 रुपए के कर्ज में उसका ब्याज बढ़कर के 10,000 तक पहुंच जाता है, और कारपोरेट कंपनियों का ब्याज जो है 10-20 हजार करोड़ रुपए माफ कर दिया जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, क्या महाराष्ट्र जो आर्थिक राजधानी है देश की, वहां विपक्ष इस तरीके के मुद्दों को चुनावी मुद्दा बना पा रहा है? क्यों? अगर हाँ तो क्या इफेक्टिव है, अगर नहीं तो क्यों नहीं बना पा रहा है? मैं ये समझना चाहता हूं आपसे। जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, ये जो वहां पे महाराष्ट्र में, अगर आप वहां पे विधानसभा वाइज अगर आप महाराष्ट्र में मुंबई और कोंकण एरिया की बात करें, तो मैक्सिमम ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये महाराष्ट्र में मुंबई के एरिया में, मुंबई एनसीआर एरिया है जो, और उसके बाद कोंकण इसमें, और वेस्टर्न महाराष्ट्र। क्योंकि अगर आप दक्षिण में जाएं, अगर आप अगर मराठवाड़ा की बात करें या आप विदर्भ की बात करें, तो वहाँ किसानों की समस्या ज्यादा है। अब किसानों की समस्याओं में जैसे उन्होंने सोयाबीन की बात की, कपास की बात की। कपास के जो एकरेज एरिया है जो खेती में यूज होता है, वो लगातार श्रिंक करता जा रहा है, क्योंकि बीटी कॉटन के चलते वहां पर किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला पिंक वॉलबम सुंडी का, और दूसरी बात है कि उनको पर्याप्त मात्रा में एमएसपी भी नहीं मिल रही है। यही प्याज के किसानों का एक्सपोर्ट रोक दिया आपने, 40% ड्यूटी लगा दी, और उसके बाद प्याज के किसानों का भी व्यापार रुक गया वहां पर। और यही कुछ मामला मराठवाड़ा के शुगर केन बेल्ट का भी है, और यही सोयाबीन का है। 6,000 की सोयाबीन 4,000 में बिक रही है ओपन बाजार में। तो किसानों की समस्या तो हो गई आपकी उधर की, विदर्भ की और मराठवाड़ा एरिया की। अब जो आप व्यापार की बात कर रहे हैं, उसमें अगर हम मुंबई एरिया की बात करें, तो मुंबई एरिया में धारावी के पुनर्विकास के लिए 1250 एकड़ जमीन देने की क्या जरूरत थी? आपने 600 एकड़ जमीन जो है वो रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की धारावी की दे दी, और 650 एकड़ उसके एवज में और दे दी। और बिल्डरों को परियोजना से पहले 40% टीडीआर यानी कि विकास अधिकारों का हस्तांतरण आप डीआरपीपीएल के माध्यम से खरीदने के लिए बात कर रहे हैं। कि मतलब आपकी जो रीडेवलपमेंट काउंसिल है उसको कह रहे 40% पहले बिल्डरों के नाम लिख दो, ताकि वो अपने यूनिट्स को बेच के पैसा पहले इकट्ठा कर लें, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन हो। अब धारावी निवासियों के एक समूह ने सवाल ये भी उठाया कि अदानी समूह के नेतृत्व वाली धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड को अपनी झुग्गी बस्तियों के जीर्णोद्धार की योजना के लिए 1250 एकड़ की क्या जरूरत है? इसे जमीन घोटाला कहते हुए धारावी बचाओ आंदोलन ने कहा है कि 1250 एकड़ जमीन दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गियों की धारावी के क्षेत्रफल से दुगनी है। और उनके ही मुंबई प्रमुख जो आशीष शेलार हैं, उन्होंने कहा है कि शिवसेना झूठ फैला रही है, धारावी परियोजना के लिए अदानी समूह के अतिरिक्त रियायत और अतिरिक्त जमीन नहीं दी गई है। जबकि मैं आपको फेहरिस्त खोल के दे सकता हूँ, कुर्ला हो, आपका सॉल्ट पैन के लैंड हो, 15,000 करोड़ का राजस्व मिलने का अनुमान है इस परियोजना से। 15,000 करोड़, इस वजह से ये जमीनें लिखी जा रही है। कांग्रेस की नेता, आपने विपक्ष की बात की, वर्षा गायकवाड़ ने बड़ा क्लियरली शेलार के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल करके शेलार समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यही वोट जिहाद का शब्दावली जो है नासिक की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने भी यूज की। तो अब आप ये बताइए कि धारावी पुनर्विकास योजना के लिए देवनार लैंडफिल साइट की 124 एकड़ की भूमि का आवंटन कैबिनेट ने निर्णय लिया जस्ट इलेक्शन से पहले। किसके कहने पे लिया, क्यों लिया, ये भी बात खड़ी हो जाती है। जिस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बात करते हैं, आपको याद हो, चाहे वो अटल सेतु हो, चाहे वो दूसरी परियोजनाएं हो, उसमें कमियां पाई गई, त्रुटियां पाई गई। और ठेकेदारी प्रथा के द्वारा जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए गए, और कॉस्टिंग में तो आप छोड़ दीजिए, मतलब 20 लाख रुपए किलोमीटर की सड़क जब 20 करोड़ रुपए किलोमीटर पर
ठेकेदारों द्वारा हस्तांतरित की जाती है और उसके पैसे की, उसकी लूट को पैसा कमाया जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो ऑर्गेनाइज लूट है ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जून 10 को 21 एकड़ लैंड स्टेट ओन्ड कुर्ला डेयरी की इसी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर अदानी को दी थी। शिवसेना के एमएलए ने चिट्ठी लिखी थी, एकनाथ शिंदे से डिमांड किया था कि इसको कैंसिल किया जाए, और उसके बाद फिर क्या नाम है, और जमीन दी गई। रेलवे लैंड 45 एकड़ जो है प्रोजेक्ट के लिए अक्टूबर 2022 में दी गई, और जनवरी 2024 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक और स्टेट गवर्नमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट ने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लिख के मुलुंड की 64 एकड़ जमीन दी। ये मैं आपको विधिवत बता रहा हूं, जनवरी 2024 में 64 एकड़ मुलुंड की जमीन, अक्टूबर 2022 में 45 एकड़ रेलवे लैंड की जमीन, और जून 10 को 21 एकड़ जो है कुर्ला डेयरी की जमीन। ये सब जमीनें हस्तांतरित की गई हैं। और इसी साल फरवरी में स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया 283.4 एकड़ सॉल्ट पैन लैंड, जो कंजूमार्ग, बांदुप और वडाला में है। ये पीआरपीएल के अंदर आता है। और इसके अलावा 17 एकड़ बड़ी महंगी जमीन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में की इसमें इंक्लूड की गई। तो और बीएमसी को लिखकर डीआरपीएल ने 820 एकड़ लैंड देवनार की वो भी मांगी है। हालांकि बीएमसी ने कहा कि ये हमारी लैंड फिलिंग के लिए यूज होती है, ये लैंड हम नहीं दे सकते। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइज लूट अदानी के नाम पे जब मुंबई, महाराष्ट्र और कोंकण एरिया में हो रही है, और दूसरी तरफ विदर्भ का किसान जो है परेशान है, मराठवाड़ा का किसान परेशान है, तो आप यकीन मान सकते हैं कि उद्योग हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो, अटल सेतु हो, या और कोई भी प्रोजेक्ट हो, इनके ब्रिजेस तो गिर जाते हैं हर दूसरे साल। आज तक ऑडिट हुआ, उन बिल्डरों पर कार्रवाई हुई, उन ठेकेदारों पर कार्रवाई हुई नहीं होती है, क्योंकि 40 से 50% कमीशन ले लेते हैं उनसे। यही तो इल्जाम है कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार और आपका शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप का। जी सर, एक चीज और बताएं, धारा 370 को मोदी जी इतना पर्सनल क्यों लेकर के चल रहे हैं, और महाराष्ट्र इलेक्शन का धारा 370 से क्या कनेक्शन हो रहा है, जो बार बार वहां पर मोदी भी उठा रहे हैं, शाह भी उठा रहे हैं, ये सारे लोग 370 की बात करने लग जाते हैं महाराष्ट्र में जाकर के। देखिए, धारा 370 के बहुत पहलू हैं। धारा 370 उस समय जब देश आजाद हुआ था, तो कश्मीर को इंटीग्रेट करने के लिए उनको स्पेशल राइट्स, स्पेशल स्टेटस देना जरूरी था, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, सुरक्षा के प्रॉपर पैमाने वहां पे नहीं थे। वहां के जो स्थानीय लोग थे वही कवच, सुरक्षा कवच बन के देश की सुरक्षा कर रहे थे, चाहे वो पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, या चीन से हो। अक्साई चीन में देखा आपने किस तरीके से मोदी राज में 4000 किलोमीटर जो हमारी जमीन है, उस पर अतिक्रमण किसने करा? चाइना ने अतिक्रमण किया। मोदी जी ने क्या कहा कि ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है। आर्टिकल 371 में हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स में नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर आता है, उनको भी स्पेशल स्टेटस है। लैंड डेवलप, उनके जो डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं वो वहां के डेवलपमेंट को देखते हैं। लद्दाख में आपने देखा, सोनम वांगचुक जो है, दिल्ली तक उन्होंने पदयात्रा की, उसके बाद लद्दाख में भी वो जब बैठे अनशन पर, तो उनको बैठने नहीं दिया गया, उनके लोगों को वहां से उठा दिया गया। वो तो अपने पर्यावरण को बचाने और संस्कृति को बचाने के लिए एक पीसफुल मार्च करके 2 अक्टूबर को गांधी अपना उस पर आके और उस पर अपना प्रदर्शन करना चाह रहे थे, अपनी बात करना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाह रहे थे। जैसे देश के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पे बैठे हैं, क्योंकि मोदी जी ने उनको वादा किया, तो वादा को याद दिलाने के लिए वो आना चाह रहे थे। तो बात ये खड़ी हो जाती है कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 को यूज करके ये बताया जा रहा है कि 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन देश की आजादी के बाद हमने ही इंप्लीमेंट की, उससे पहले अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ लाल किताब दिखाई और लाल किताब अंदर से खाली है। इस तरीके की बातें जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, तो ये तय हो जाता है कि संविधान बचाओ या न्याय यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरू की थी, जिसकी वजह से 240 पे ये सरकार सिमट गई, संविधान और इलेक्शन के तुरंत बाद जिस तरीके से पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने संविधान को अपने सिर पे लगाया था, तो सरकार, मोदी सरकार खासकर, और महाराष्ट्र में वो इस बात पे खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको पता है नागपुर में अगर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, तो नागपुर में वो स्थान भी है जहां पे बी.आर. अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को 1956 में अपनाया था अपने हजारों समर्थकों के साथ। तो बी.आर. अम्बेडकर की भी भूमि है महाराष्ट्र। तो 370 को लेकर वो देश में 2 संविधानों की बात कर रही है। संविधान एक ही है, स्पेशल स्टेटस था। अगर आर्टिकल 35A को आप मिसरिप्रेजेंट करके ये बताएंगे कि आर्टिकल 370 दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है जो बी.आर. अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये सरासर झूठ है। और वंचितों, दलितों और कश्मीर के मामले को किसी तरीके से हक न मिलने पर अलगाववादी की राजनीति करना और अलगाववादियों को संरक्षण देने की बात करना, ये प्रधानमंत्री मोदी को शोभा नहीं देता। इस तरीके की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल 370
जी जी जी। नहीं नहीं, आप बात पूरी करें जी। जी, मेरी बात यही है कि उन्होंने जो समस्या बताई है उसमें आर्टिकल 370 हटाकर उसे खत्म करने की बात नहीं की, उसको उल्टा उन्होंने और एग्रीवेट कर दिया है। आपने देखा कि जब अब कश्मीर में नई सरकार आई है जिसमें उमर अब्दुल्ला जो है अपने एनसी के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई है, तो पहला रेजोल्यूशन उन्होंने किया कि स्टेटहुड जो आपने कहा है उसको दे दीजिए, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साइन करके प्रेसिडेंट को भेज दिया। और दूसरा रेजोल्यूशन उन्होंने बात की कि आर्टिकल 370 पे केंद्र हमसे चर्चा करे, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 370 तभी हटाया जा सकता था जब असेंबली इन प्लेस होती, असेंबली में उसकी चर्चा होती, असेंबली से वो पारित होता, केंद्र की सरकार के पास जाता, केंद्र सरकार उसको पारित करती और तब राष्ट्रपति की उस पर मोहर लगती। इन एब्सेंशिया जम्मू कश्मीर असेंबली जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो उमर अब्दुल्ला सरकार कह क्या रही है, वो यही तो कह रही है कि इसमें चर्चा हो जाए केंद्रीय सरकार के साथ, और वो कह रहे हैं कि 4 पुश्ते आ जाएं तब भी नहीं कर पाएंगे। कल आपने उनका भी बयान सुना होगा अमित शाह साहब का कि 4 पुश्ते भी लग जाए शरद पवार की तो नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति है, इससे आर्टिकल 370 से महाराष्ट्र इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। ये साफ दिख रहा है कि 370 से महाराष्ट्र में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जानबूझ करके एक ऐसे मुद्दे को जिंदा किया जा रहा है चूंकि उमर अब्दुल्ला उसको उठा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी वहां पर गठबंधन में है, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ती हैं, इस वजह से शायद भाजपा को उठाने की जरूरत पड़ रही है। बहरहाल अब मोदी जी के भाषणों से एक चीज साफ होती जा रही है कि महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां बनी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में मोदी जी लूटने का आरोप लगा रहे हैं विपक्ष की सरकारों पर और दूसरी सरकारों पर, कांग्रेस सहित तमाम, वो चीजें धीरे धीरे वो उनके एक्सेप्टेंस से जुड़ती जा रही हैं। हालांकि विपक्ष अभी भी इस मुद्दे को उतनी हवा नहीं दे पाया जितना वो उसको देना चाहिए था, जिसकी शुरुआत शायद आदित्य ठाकरे ने अपने जनसभा से की है। अब देखना होगा कि विपक्ष इसको कितना आगे बढ़ा पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आत्मजीत सर हमसे इन सारे महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं, इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।